हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। हम सभी जानते हैं कि अभी काफ़ी सारी स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में चल रही हैं। देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन डीमर्जर स्पेस, ओपन ऑफर एंड मर्जर्स, जो हमने इस सीज़न में देखे हैं काफ़ी सारे, और अभी कई सारे कंटिन्यूइंग हैं। तो इन्हीं सब अपॉर्चुनिटीज़ में से एक अपॉर्चुनिटी जो है वो पिरामल इंटरप्राइज़ है। आज का हमारा जो वीडियो है वो उसी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर है। जैसा कि हम जानते हैं, पिरामल इंटरप्राइज़ ने लास्ट ईयर जो है अपनी फार्मा यूनिट की डीमर्जर अनाउंस करी थी। तो 12 अगस्त को उनको एनसीएलटी का अप्रूवल मिल गया कि वो फार्मा को अलग से लिस्ट करा सकते हैं, उसको डीमर्जर प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके बाद 18 को अगर हम देखें, 18 अगस्त को तो पिरामल इंटरप्राइज़ ने अपनी एक्स डेट भी अनाउंस कर दी है, जो कि 1 सितंबर है। हम सभी जानते हैं मार्केट जो है 31 को गणेश चतुर्थी की वजह से बंद है। तो इन दैट सेंस जो एक्स डेट होगा वो 30 अगस्त होगा। उस दिन जो है पिरामल इंटरप्राइज़ 100 फार्मा ट्रेड करेगी। और उसके बाद जो फार्मा की जो कंपनी है पिरामल फार्मा, वो अलग से लिस्ट होगी। मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि वो Q3 FY23 में उसको अलग से लिस्ट करा देंगे। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, ये हम सभी जानते हैं कि एक वर्टिकल डीमर्जर है। तो जो मिरर इमेज ऑफ शेयर होल्डिंग होगी वो बिल्कुल पिरामल इंटरप्राइज़ के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरह होगी। पिरामल इंटरप्राइज़ के एक शेयर्स के बदले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको 4 शेयर मिलेंगे पिरामल फार्मा लिमिटेड के, और फेस वैल्यू 10। पिरामल इंटरप्राइज़ की जो फेस वैल्यू है वो 2 की है। तो जब अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें, पोस्ट डीमर्जर जो शेयर होल्डिंग होगी उसमें तकरीबन 35% प्रमोटर की शेयर होल्डिंग होगी, 45% जो होगी वो पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी, 20% जो है वो कार्लाइल की शेयर होल्डिंग होगी। हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर 2020 में कार्लाइल ने पिरामल फार्मा की जो है 20% स्टेक बाई करे थे 3500 करोड़ रुपीज़ पे करके, जो कि उस समय के हिसाब से $2.8 बिलियन का वैल्यूएशन लगा था पूरे के पूरे पिरामल फार्मा के यूनिट को। तो अब अगर हम पिरामल फार्मा के बारे में थोड़ा जान लें कि बिकॉज एज अ कंपनी जो है वो कैसी है, क्या है। तो पिरामल, हम सभी जानते हैं पिरामल फार्मा इज़ मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है पिरामल फार्मा का इन टर्म्स ऑफ फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी के हिसाब से देखें तो कभी इतने सारे एफडीए इतने सारे एफडीए के इंस्पेक्शंस के बाद भी पिरामल के ऊपर कोई उस तरीके की ऑब्जर्वेशंस नहीं आई। कई क्वालिटी चेक्स भी पिरामल फार्मा ने क्रॉस किए हैं, उसमें भी उनको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया। तो इन दैट सेंस जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी कंपनी है। अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिरामल इंटरप्राइज़ का जो रेवेन्यू था इस साल का FY22 का, वो तकरीबन 6700 करोड़ के अराउंड था। उसमें 59% रेवेन्यू जो था वो CDMO डिवीज़न से आया उनका। और उसके बाद CHG सेगमेंट जो है वहाँ पे उनको तकरीबन 30% का रेवेन्यू जनरेट किया, और 11% रेवेन्यू जो है इंडिया का जो कंज्यूमर हेल्थ वाला जो इंडिया हेल्थ केयर जो कंज्यूमर में है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के अंदर में, वहाँ से उनको आया। तो हम सभी जानते हैं कि CDMO जो है वो एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी जो करेंटली है 110 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, मार्केट साइज़ है उनका, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो 7% CAGR से आने वाले 5-6 ईयर तक ग्रो करेगी। तो अगर हम पिरामल फार्मा के पोजीशनिंग की बात करें तो पिरामल फार्मा जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट CDMO प्लेयर है और वर्ल्ड का 13th लार्जेस्ट CDMO प्लेयर है। हम सभी जानते हैं कि लोन्जा जो है स्विट्ज़रलैंड की, वो सबसे बड़ी कंपनी है इन CDMO स्पेस। और उसके बाद हम देखें तो थर्मो फिशर है एंड देन कैटलेंट है। ये सारे बड़े प्लेयर हैं वर्ल्ड के जो CDMO स्पेस में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशंस रखते हैं। उस स्पेस में 13th प्लेस पे होने के बाद भी काफ़ी अच्छी अपनी पोजीशनिंग है पिरामल की, काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू है, काफ़ी अच्छी एक क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप है। रिपीट ऑर्डर्स तकरीबन 90% होते हैं पिरामल फार्मा के। तो अगर हम क्लाइंट की बात करें तो CDMO डिवीज़न में भी काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं इनके। डिपेंडेंसी ऑन सिंगल क्लाइंट बहुत ही कम है। अगर हम कंज्यूमर हेल्थ केयर जेनरिक की बात करें तो नंबर 4 प्लेयर हैं एनेस्थेसिया के अंदर में।
अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग है। ओटीसी जो इंडिया का मार्केट है कंज्यूमर हेल्थ केयर के अंदर में, उसमें इसमें ओटीसी में टॉप 10 प्लेयर्स में आते हैं। ये काफ़ी अच्छी ब्रांड्स है, सैरिडॉन से लेके लैक्टो, लिटल्स, ये सारे आईपीएल, और उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसी ब्रांडेड हैं जो इन्होंने एक्वायर भी करी हैं, थ्रू ब्रांड क्रिएट भी करी हैं, कई एक्विजिशंस के थ्रू भी अपनी पोर्टफोलियो को इन्हांस किया है इन्होंने। तो तकरीबन 75% जो सीडीएमओ का जो रेवेन्यू आता है वो रेगुलेटेड मार्केट से आता है। मेजर मार्केट्स जो है इनका यूएस है, वहीं पे 40% प्लस का रेवेन्यू आता है। उसके बाद सेकंड जो मेजर मार्केट है वो यूरोप है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अराउंड 30%। इंडिया का मार्केट इन दैट सेंस सीडीएमओ स्पेस में कम है, यहाँ पे मोस्टली एक्सपोर्ट रेवेन्यू है इनका, वहीं से सारी चीज़ें आती हैं इनको। तो ओवरऑल जो इनका जो फार्मा वाला बिज़नेस है काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी की बिज़नेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसको स्केल अप भी कर रहे हैं, कई उन्होंने ग्रीन फील्ड्स भी करे हैं कई यूनिट्स के ऊपर। टोटल अगर हम फैक्ट्रीज़ की बात करें, टोटल तकरीबन 13 है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें 4 यूएस में सिचुएटेड हैं, 2 यूके में, और रिमेनिंग जो इंडिया में है सिचुएटेड। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फार्मा काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी करती है। अगर हम कार्लाइल के वैल्यूएशंस की बात करें, जो डील इन्होंने किया था कार्लाइल के साथ 220 में, और 3.5x सेल्स का किया था, तकरीबन 16x इबिड्डा का किया था। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 18,000 करोड़ की मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्लेस हुई थी चीज़ें। अभी जो है अभी 7,300 करोड़ का मोस्ट प्रोबेबली ये FY23 में रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ऑन दैट सेंस अगर हम 4x की वैल्यूएशन उस पर इम्बाइब करते हैं तो तकरीबन 29,000 करोड़ की वैल्यूएशंस आती है फार्मा डिवीज़न की। और अगर हम EV बाई बिड्डा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चीज़ों को, तो 18x EV बाई बिड्डा पे वो तकरीबन 25,000 करोड़ के आसपास की आती है। इन दैट सेंस देखिए तो पिरामल फार्मा जो है वो कहीं ना कहीं 25,000 करोड़ से 29,000 करोड़ की वैल्यूएशंस रखती है। जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसमें एक फाइनेंशियल पार्ट भी है। तो फाइनेंशियल पार्ट जो है वो लिस्टेड एंटिटी रह जाएगी। तो फाइनेंशियल्स बेसिकली पिरामल एंटरप्राइज जो है वो डेवलपर लोन में है, रेजिडेंशियल्स में है, तकरीबन 6,500 करोड़ का AUM है, जिसमें 22,000 करोड़ के आसपास 36% के आसपास का जो AUM है वो रिटेल सेगमेंट में है, बाकी होलसेल लेंडिंग है। रिटेल सेगमेंट के अंदर में यील्ड्स अच्छे हैं, तकरीबन 12.5% की यील्ड है वहाँ पे। ये पूरा का पूरा बुक जो है इनको DHFL से के एक्विजिशन की वजह से आया है, कुछ अपने थोड़े बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन थे, अदरवाइज मेजर बुक जो है वो DHFL के एक्विजिशन की वजह से आया है। DHFL के एक्विजिशन की वजह से इनको एक लाइफ इंश्योरेंस यूनिट भी मिली है जो पैरा अमेरिका के JV के साथ था, 50% का स्टेक वहाँ पे भी रखते हैं ये। अगर उसके बुक के क्वालिटी की बात करें तो रिटेल बुक तकरीबन पूरा का पूरा जो है 94% सिक्योर्ड बुक है। LTV वहाँ पे जो मोस्टली हाउसिंग का बुक है, 66% 70% हाउसिंग लोन्स हैं वहाँ पे। और उसके अंदर में जो यील्ड है वो 12.5% का है, 12.5% का। और जो बुक साइज़ है, एवरेज टिकट साइज़ जो है वो 15 लाख के अराउंड का टिकट साइज़ वहाँ पे है। तो काफ़ी सिक्योर्ड बुक है, ऑब्वियसली ये वो वहाँ पे उनको कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर हम NPAs पूरे ये होलसेल की बात करें तो होलसेल में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सपोजर्स को रिड्यूस कर दिया है। जो एक डेवलपर्स बुक के ऊपर जो कंसंट्रेटेड इनका पोजीशनिंग था, अभी कोई भी ऐसा क्लाइंट जो है वो 15% इनके AUM का अकेला नहीं ले रहा एज एन एक्सपोजर इन डेवलपर लोन। मोस्टली जो है डेवलपर लोन बुक में जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, और डेवलपर लोन्स के हिसाब से देखें तो तकरीबन 70% के आसपास का, 77% का के आसपास का उस बुक होलसेल बुक में रियल इस्टेट का बुक है। और मोस्टली जो है 40% के अराउंड जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से हैं, और रिमेनिंग जो 25% जो बुक है वो बेंगलुरु में है। देन उसके बाद पुणे में भी काफ़ी वहाँ पे एक्सपोजर है इनका। तो ओवरऑल बुक जो है थोड़ी सी NPAs इस वाले क्वार्टर के अंदर में बढ़ गई थी, 1.6 के आसपास का इनका नेट NPA है। तो वो एक थोड़ी सी शॉर्ट टर्म वरी रही है। अगर पिरामल इंटरप्राइज के विज़न की बात करें तो उनका कहना है कि जो अभी 36 to 54% का जो कॉम्बिनेशन है रिटेल टू होलसेल, वो आने वाले 5 सालों में कहीं ना कहीं उसको 60 to 70% रिटेल साइड में देख रहे हैं, और रिमेनिंग बुक जो है वो होलसेल साइड में देख रहे हैं, और अपने करंट AUM को भी 2x साइज़ का बढ़ा हुआ देख रहे हैं।
अभी अगर बुक वैल्यू की बात करें तो पीरामल इंटरप्राइज के जो फाइनेंशियल डिवीज़न है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसकी बुक जो है वो 17,000 करोड़ की है बुक वैल्यू, और उनके पास तकरीबन 10,000 करोड़ का जो है श्री राम ग्रुप एंड लिक्विड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ओवरऑल इन बुक्स को अगर मिलाकर देखें तो तकरीबन 27,000 करोड़ 28,000 करोड़ की वैल्यू बन रही है। बट अगर 0.75 भी मार्केट अस्क्राइब करता है इनके फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को, तो वहाँ पे तकरीबन 13,000 करोड़ का वहाँ पे वैल्यू आएगा और 10,000 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू आएगा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके श्री राम ग्रुप के अंदर में। तो कंबाइंड वैल्यू जो है वो तकरीबन 24 से 25,000 करोड़ की वहाँ पे मार्केट एक उनको अस्क्राइब करेगा। तो ओवरऑल अगर दोनों पार्ट को सम अप करें तो 50,000 करोड़ की वैल्यूएशंस बनती है। ऑब्वियसली जब वो दोनों पार्ट डीमर्ज होंगे तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, जो कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट है वो हटेगा, वो और उससे ज़्यादा जो है वो पॉसिबिलिटी रहेगी कि रीरेट हो वो। बट इन दैट सेंस अभी 50,000 करोड़ की 49 to 50,000 करोड़ की जो मार्केट वैल्यू बन रही है, अभी करेंटली जो है मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं 10 से 12% की अपॉर्चुनिटी जो है वो एक डीमर्जर प्ले के अंदर में प्रोवाइड कर रहा है। लिस्टिंग के बाद मार्केट कैसे चीज़ों को लेता है, पीरामल फार्मा को किस तरीके से रीरेट करता है, वो कहीं ना कहीं एक अपसाइड पोटेंशियल वहाँ पे रहेगा ओइंग टू द पीरामल फार्मा की जो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी है और जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको लेके। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीरामल डीमर्जर जो अभी करंट मार्केट प्राइस पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है। इसके अंदर पोटेंशियल्स भी काफ़ी हैं एज अ ग्रुप एंटिटी, विजन्स भी काफ़ी ब्रॉड हैं। जैसा कि मैनेजमेंट का अपना स्टेटमेंट है कि चीज़ों को काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो कराने में बिलीव रखते हैं। तो ओवरऑल पीरामल इंटरप्राइज लिमिटेड के डीमर्जर अपॉर्चुनिटी पे आज की हमारी जो एनालिसिस थी वो यही थी। अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ उस पे अपने कमेंट्स दीजिएगा, बिकॉज कई सारी डीमर्जर अपॉर्चुनिटीज़ चल रही है, उसके अदर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर पे भी हम एनालिसिस करेंगे। एज अ डिस्क्लोजर वी मे और मे नॉट हैव इंटरेस्ट इन दीज स्टॉक्स, ठीक है। वी इन दैट सेंस ये कोई ये एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। ओवरऑल थैंक यू and good day.